नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारा जो है द नॉलेज प्लाजा प्रीमियर लीग चल रहा है, जिसमें आज आपको 1 महीना होने वाला है ये शुरू हुए। ठीक है, तो ये द नॉलेज प्लाजा प्रीमियर लीग क्या है, तो ये हमने अपना जो क्रैश कोर्स चलाया है उसका नाम द नॉलेज प्लाजा प्रीमियर लीग रखा है। ठीक है, जैसे आप लोग IPL वगैरह देखते हैं ना, वैसे ही हमारा ये द नॉलेज प्लाजा प्रीमियर लीग चल रहा है। इसमें हम आपको डेली 25 से 30 क्वेश्चन 15 से 20 मिनट के बीच में कराते हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं, मतलब अपना टेस्ट ऐसे ही डेली देखना चाहते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आने वाले और वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएं और आप समय से क्लास में आ सकें। ठीक है, तो चलिए आज आपकी क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों को पता होगा, इसमें हम आपको क्वेश्चन बहुत सारे करा चुके हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे करा दिए थे। तो आज हम शुरू करेंगे आपका 51 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, 50 क्वेश्चन तक हम आपको यहाँ पे करा चुके हैं। 51 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे और इसका आंसर देंगे। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से शुरुआत हुई है आज के टेस्ट की। आप लोग इसको क्लास को लाइक कर देंगे और इसको अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। किडनी की कार्यात्मक इकाई है, ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था आपका यूपी कैडेट में। किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है, तो आप लोगों को आंसर कैसे देने हैं। जो लोग अगर पहली बार चैनल पर आए हुए हैं वो लोग इसका आंसर कैसे देंगे, तो वो लोग इसका आंसर, जैसे 51 नंबर क्वेश्चन है, इसका अगर ऑप्शन नंबर ए सही है तो ऐसे लिख देंगे। ठीक है, जिससे हमें पता चल जाए कि कौन कौन इसमें आंसर दे रहा है। ठीक है, और किस किस को PDF वगैरह देना है वो सब हमें ऐसे ही पता चल जाता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग इसको क्या करेंगे, आंसर देंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या होती है। किडनी की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे और इसका आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, अमोनिया, पोटेशियम, सल्फेट या फिर यूरिया। आप लोग इसको सही से आंसर देंगे। एक बार दोबारा आप लोग रीडिंग कर सकते हैं, 10 सेकंड का समय है आपके पास। नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो यूरिया पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर स्थित होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप लोग इसका आंसर देंगे। ठीक है, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर स्थित होती है, गले में, मस्तिष्क में, वक्ष में या फिर उदर में। तो इसका राइट आंसर क्या है, आप लोग इसका आंसर लगा लेंगे। इसका आंसर लगा लेंगे आप लोग मस्तिष्क। ठीक है, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे पाई जाती है, तो ब्रेन में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे और आप लोग 15 से 20 मिनट जुड़े रहेंगे, तो आपके क्वेश्चन सभी ख़त्म हो जाएंगे यहाँ पे और आप लोग इनको याद कर सकते हैं बाद में। आँख में किस भाग के नष्ट होने पर आँखों की रोशनी समाप्त हो जाती है। आँख में किस भाग के नष्ट होने पर आँखों की रोशनी समाप्त हो जाती है, मतलब आँख का ऐसा कौन सा पार्ट है जो अगर नष्ट हो जाए तो आपके आँखों की रोशनी चली जाती है। ऑप्शन देखेंगे आप लोग, रेटिना, आइरिस, कार्निया या फिर प्यूपिल। तो सभी लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए। आप लोगों को बहुत बार ये ऐसे क्वेश्चन हम रिवाइज करा चुके हैं। जब फिजिक्स आपको फिजिक्स के क्वेश्चन कराते हैं तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो आपकी इमेज होती है वो कहाँ पर बनती है, रेटिना पर बनती है। ठीक है, अब रेटिना ही जब ख़राब हो जाएगा, आपका नष्ट हो जाएगा रेटिना, तो आपकी आँखों पर कोई इमेज ही नहीं बन पाएगी। इमेज कब नहीं बन पाएगी, उसको ही हम बोल सकते हैं कि आपकी आँखों की रोशनी चली गई है, मतलब समाप्त हो गई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, एक आपको कहीं कहीं रेटिना भी मिल जाएगा और कहीं कहीं कॉर्निया भी मिल जाएगा।
ठीक है, तो आप लोग इन दोनों को देख सकते हैं। अगर ऑप्शन में आ गए, जैसे यहाँ दोनों ऑप्शन में है, तो ज़्यादा आपका आंसर कौन सा सही माना जाएगा? कॉर्निया सही माना जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही माना जाएगा, कॉर्निया। ठीक है, तो यहाँ भी आप लोग कॉर्निया पे टिक लगाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जा चुका है आपके यूपी कैटेट में। कई बार का मतलब ये ज़्यादातर आ ही जाता है हर साल। आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? हृदय में, लाल अस्थि मज्जा में, नासिका में, या फिर पीत अस्थि मज्जा में? ये ज़्यादातर सभी लोगों को क्वेश्चन पता होता है, तो आप लोगों को ही पता होगा, उम्मीद करता हूँ। इसका राइट आंसर क्या है? डी। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? लाल अस्थि मज्जा। ठीक है, यहाँ पे लाल अस्थि मज्जा यहाँ लिखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, लाल अस्थि मज्जा इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन, कशेरुक दंड में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कशेरुक दंड में हड्डियों की कुल संख्या कितनी पाई जाती है? 63, 52, 42 या फिर 33? कशेरुक दंड मतलब वर्टिब्रेट में, इनमें हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो हड्डियों की कुल संख्या इसमें होती है 33। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट करेंगे इसको भी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, या फिर नोट कर लीजिए। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? रेडियस, या फिर अल्ना बोन, या फीमर, या फिर टीबिया? ज़्यादातर लोगों को इसका आंसर पता होगा, उम्मीद करते हैं ज़्यादातर लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए। जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग इसका आंसर लिख लेंगे। इसका आंसर क्या सही है? फीमर सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मतलब शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर होती है। ये कहाँ पे पाई जाती है? तो ये जांग में पाई जाती है। ठीक है, जो जांग होती है उसमें पाई जाती है फीमर। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, सभी क्वेश्चन ज़्यादातर यहाँ पे इंपॉर्टेंट ही कराए जाते हैं, तो आप लोग जो इम्पोर्टेंट बोल दिया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मनुष्य के शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है? हृदय, फेफड़ा, वृक्क या फिर धमनी? तो ज़्यादातर लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए। मानव शरीर में रक्त कहाँ पे शुद्ध होता है? तो किडनी में, मतलब वृक्क में। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य के हृदय का स्पंदन मतलब पाल्पिटेशन 1 मिनट में कितनी बार होता है? सभी लोग आंसर देंगे। मतलब इसका क्वेश्चन आपको टफ बना दिया है इसकी लैंग्वेज से। ऐसे ही क्वेश्चन आपका टफ बन जाता है लेवल। अगर आपके सीधा सीधा बोल दिया जाए कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो आप लोग तुरंत बता देंगे कि 72 बार धड़कता है। तो यहाँ पे भी तो वही बताना है आप लोगों को। मनुष्य के हृदय का स्पंदन मतलब वाइब्रेशन या फिर धड़कना, ये सब एक ही बात है। तो मनुष्य के हृदय का स्पंदन 1 मिनट में कितनी बार होता है? तो 72 बार होता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे आप लोग यहाँ पे, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? सर्वदाता किसको कहा जाता है और सर्वाग्राही किसको कहा जाता है? ये आप लोग बताएंगे। ठीक है, ये आप लोग बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा? किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो सर्वदाता आप लोगों को पता होगा, ओ रक्त समूह जिसका होता है उसको सर्वदाता कहा जाता है। इससे अगला क्वेश्चन शायद सर्वाग्राही का है, तो आप लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, किस ब्लड ग्रुप को सर्वाग्राही कहा जाता है? हाँ, यही क्वेश्चन है। सर्वदाता आपका हो गया वो। ठीक है, अब सर्वाग्राही आपका पूछा गया है। 10 सेकंड का समय है, आंसर देंगे सभी लोग। सभी लोग आंसर देंगे। चलिए, टाइम आपका ओवर हो गया है। किस ब्लड ग्रुप को सर्वाग्राही कहा जाता है? तो ए बी, जो ऑप्शन नंबर सी है आपका वो सही है। मतलब किस को सर्वाग्राही कहते हैं? तो ए बी ब्लड ग्रुप वाले को हम लोग सर्वाग्राही कहते हैं। सर्वदाता और सर्वाग्राही का मतलब क्या होता है? मतलब सर्वदाता वो होता है जो किसी को भी अपना ब्लड दान कर सकता है, चाहे उसका ब्लड ग्रुप ए हो, बी हो, या फिर ए बी हो, या फिर ओ ई हो, कोई भी हो, वो सबको दे सकता है। और ए बी क्या होता है? सर्वाग्राही होता है। सर्वाग्राही का मतलब चाहे कोई सा भी ब्लड ग्रुप का इंसान हो और उसे ब्लड देना चाहे तो वो सबका ले सकता है। ठीक है, चाहे ए ब्लड ग्रुप वाला दे
बी ग्रुप वाला दे या फिर ए बी वाला दे या फिर ओ वाला दे, किसी कोई भी ब्लड ग्रुप वाला दे तो उसको वो अपना ग्राही कर सकता है, मतलब ले सकता है। अगर ए रक्त वाला कोई समूह है, मतलब ए ब्लड ग्रुप वाला कोई व्यक्ति है, तो वो केवल ए ब्लड ग्रुप वाला ही ले सकता है। मतलब ए ब्लड ग्रुप वाला जो इंसान होता है उसको वो केवल किसका उसके शरीर में ब्लड जा सकता है, तो ए का ही जा सकता है। और किसी का डाल देंगे आप लोग ब्लड तो वो उस इंसान की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वो एंटीबॉडी और वो नहीं बना पाता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे आप लोग, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, टोकोफेरॉल, साइनोकोबालामिन या फिर कैल्सीफेरॉल। 10 सेकंड का केवल समय है आपके पास और आप लोग इसका आंसर देंगे। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम ज़्यादातर लोगों को पता होना चाहिए, कैल्सीफेरॉल होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मतलब इनमें से कौन ऐसा है जो गलत है? आप लोग वही बताएंगे। ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हैं, आप लोग सही से देख लीजिए। आप लोगों से पूछा गया है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। सुमेलित नहीं है का मतलब कौन सही नहीं है। अब आप लोग ऑप्शन देखेंगे। पहला विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक नाम और विटामिन दे रखे हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, हाँ होता है, तो ये सही है। इसमें सही नहीं है पूछा है, मतलब कौन सा गलत है ये ऑप्शन पूछा है इसमें। विटामिन सी का क्या नाम होता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, तो ये भी सही है। विटामिन बी का क्या होता है? तो थायमिन होता है, ये भी सही है। विटामिन के का क्या होता है? टोकोफेरॉल होता है, नहीं होता है, तो ये आपका ऑप्शन गलत है, ठीक है। ये आपका ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया यहाँ पे। विटामिन के का क्या रासायनिक नाम होता है? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। 10 सेकंड का समय है आप लोगों के पास, आप लोग बता सकते हैं। विटामिन के का किसी को पता है ना? किसी को पता है विटामिन के का रासायनिक नाम? जिसको पता है वो लोग कमेंट कर सकते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम जिसको भी पता है वो लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए, आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग इसको नोट करेंगे, इसको नोट कर लेंगे आप लोग, ठीक है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? 2 मिथाइल और यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे विटामिन के का रासायनिक नाम, ठीक है। विटामिन के का रासायनिक नाम अगर किसी को आता है तो वो यहाँ पे कमेंट कर सकता है। विटामिन के का रासायनिक नाम अगर किसी को आता है तो वो कमेंट कर सकता है। इसका नाम क्या होता है? 2 मिथाइल थ्री ये इसका रासायनिक नाम हो जाता है, ठीक है। और इसको ही हम लोग क्या बोल सकते हैं? टेट्रामेथिली हेक्साडेक 2 एनाइल नेप्थलीन 1,4 डाइओनो, ये इसका नाम होता है, ठीक है। और इसका एक दूसरा नाम होता है, वो बहुत सरल नाम होता है, वो अभी याद नहीं आ रहा है हमको। जब याद आ जाएगा तो उसको लास्ट तक बता देंगे, ठीक है। याद आ जाएगा, इसका एक बहुत सरल नाम होता है विटामिन के का, जब याद आ जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग है। कभी कभी कोई चीज़ इतनी अच्छे से याद होती है तो वो याद नहीं आ पाती है, कभी कभी एक अचानक कोई अगर आ जाए तो वो अपने आप से दिमाग से हट जाती है। तो वैसा ही हुआ है, विटामिन के का रासायनिक नाम याद है लेकिन अभी ध्यान में नहीं आ रहा है आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ग्वाइटर, स्कर्वी, रिकेट्स या फिर पोलियो। आयोडीन की कमी से क्या होता है? ग्वाइटर मतलब घेंघा रोग होता है, ठीक है। कहीं कहीं रिकेट्स भी आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पे घेंघा ही आपका सही है, ग्वाइटर सही है। अगला क्वेश्चन, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विटामिन ए, इससे कमी से क्या होता है? तो रतौंधी रोग होता है, ये सही है, ठीक है।
अगला क्या है, विटामिन बी, इससे बेरी बेरी रोग होता है, ये भी सही है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ये भी सही है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, सूखा रोग होता है। तो यहाँ पे नपुंसकता लिखी है, ये विटामिन ई की कमी से होता है, ठीक है। विटामिन ई की कमी से क्या होता है, तो नपुंसकता हो जाता है, ठीक है। विटामिन ई की कमी से, ठीक है, विटामिन ई की कमी से क्या होता है, तो नपुंसकता रोग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और जल्दी जल्दी क्वेश्चन अपने खत्म करते हैं। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील हमने आपको बताया था कौन सा विटामिन होता है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है, जल में घुलनशील विटामिन, ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं। हमने आपको बताया था एक होता है फैट में घुलनशील विटामिन, एक होता है जल में घुलनशील, ठीक है, एक वाटर में और एक फैट में। तो जल में हमने आपको बताया था क्या होता है, फैट में क्या होता है, ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। आपसे पूछा जाए कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होती हैं, तो ए, डी, ई, के, मतलब विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। और वाटर में घुलनशील विटामिन कौन सी होती हैं, बी कॉम्प्लेक्स और सी, ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स और सी। कॉम्प्लेक्स का मतलब B1, B2, B12, ये सब जो कुछ रहता है वो सब। तो वसा में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी हैं, बी और सी, मतलब बी और सी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, बा और स दोनों। अगला क्वेश्चन, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा, आज का बहुत ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 125 दिन, 120 दिन, 90 दिन या फिर 140 दिन? आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, आप लोग नोट कर लेंगे इसको, 120 दिन, ठीक है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन इनका जीवन काल होता है। अगला क्वेश्चन, शरीर का ताप का नियंत्रण करता है, शरीर के ताप का कौन नियंत्रण करता है? हाइपोथैलेमस, हृदय, सेरिब्रम या फिर त्वचा? शरीर का ताप जो है उसका नियंत्रण कौन करता है, कि कहीं बढ़ ना जाए या घट ना जाए, उसको नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस। इसका ऑप्शन क्या सही होगा, ए इसका राइट आंसर है, हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? सभी लोग आंसर देंगे और इसके बाद 3-4 क्वेश्चन और हैं, वो भी जल्दी जल्दी कर लेंगे। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का वहन, बैक्टीरिया को नष्ट करना, एनीमिया का निदान या फिर ये सभी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का वहन करना, ठीक है, ऑक्सीजन का वहन करना। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक है, हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक क्या होता है? सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग कहीं पे कोचिंग वगैरह किए होंगे तो वहाँ भी आपको बताया गया होगा कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक क्या होता है? तो लोहा होता है, आयरन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किडनी का मुख्य कार्य क्या होता है? किडनी का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, शरीर के तापमान का नियंत्रण, रक्तदाब का नियंत्रण या पाचन क्रिया में संयोग? 10 सेकंड का समय आपके लिए, उसके बाद इसका आंसर हम लगाएंगे। तो किडनी का मुख्य कार्य क्या होता है? सभी लोगों को पता होना चाहिए। शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? किडनी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में मुख्य सहायक है, हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए मुख्य रूप से सहायक कौन है? कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन या फिर कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता होगा कि कैल्शियम भी इम्पोर्टेंट है और फॉस्फोरस भी इम्पोर्टेंट है। तो आ और ब दोनों, मतलब ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद करते रहेंगे इसको कि हड्डियों और दांतों के निर्माण में मुख्य घटक कौन सा होता है? तो कैल्शियम और फॉस्फोरस। क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो इसको आप लोग लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, जिससे कि और लोग आपके साथ वाले इसको देख सकें। पहली बार अगर चैनल पे आएँ तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी हड्डी आप लोगों को पता है फीमर, अब सबसे छोटी पूछी गई है, ठीक है। सबसे बड़ी आपकी फीमर थी, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इसमें आपको जो ऑप्शन मिल रहे हैं वो हमने इंग्लिश में भी रख दिए हैं कहीं कहीं पे, तो आप लोग घबराएंगे नहीं, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लेंगे और हिंदी वाले हिंदी में देख लेंगे। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या है? स्टेप्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी में बनता है? ये आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा। 10 सेकंड आप लोगों के लिए हैं, आप लोग आंसर दे सकते हैं। कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी में बनता है? तो विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी सूर्य की रोशनी में बनता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे। मनुष्य द्वारा सांस में ली जाती है, मनुष्य जब सांस लेता है तो क्या लेता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन? तो ये बच्चों वाला सवाल है, ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं। तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को? सभी लोग ऑफलाइन कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ऑफलाइन कमेंट क्या होता है? जब अभी क्लास आपकी ख़त्म हो जाए उसके नीचे जब आपको कमेंट करने का ऑप्शन मिलता है तब आप लोग वहाँ पे कमेंट करेंगे, वो ऑफलाइन कमेंट होते हैं। ठीक है, आप लोग ऑफलाइन कमेंट करके हम लोगों को बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी आज की। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें इसको। आप जितने भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं सभी ग्रुप में ये वीडियो पहुँचा दीजिए अगर ये, क्योंकि आप लोग जितना हमारा समर्थन करेंगे उतना ही आपको चीज़ें और अच्छी प्रोवाइड होंगी। ठीक है, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हुए थे आज, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रोज़ आपको ऐसी प्रैक्टिस यहाँ पर कराई जाती है मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे ये आपकी सीरीज चलती है और सैटरडे संडे को आपका एक्स्ट्रा क्लासेस ली जाती हैं जिसमें हम आपका मॉडल पेपर वगैरह भी कराते हैं। तो चलिए अब आपको मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही अपना स्टडी करते रहेंगे। चलिए अब मिलते हैं अगले टेस्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।